हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उपासना शर्मा आप सभी को लगातार संगीत विषय में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करा रही हूँ। और अभी हाल ही में हमारा टीजीटी आने वाला है, तो हम टीजीटी की को प्रायोरिटी देते हुए टीजीटी की क्लास लगातार आपकी ले रहे हैं बच्चों। इससे पहले मैं 2 टॉपिक कवर कर चुकी हूँ, स्वर और श्रुति। आज हम टॉपिक करेंगे नाद। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भी क्लासेस ली जा रही हैं बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। किसी भी प्रकार का आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। तो जो भी संगीत विद्यार्थी हैं पेमेंट नहीं कर पाते हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो क्लास लेना चाहते हैं और संगीत क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारी पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमारी रोज लाइव क्लास 5:30 बजे शाम को होती है, जिसमें हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कराते हैं आपको, जो प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं या जो संभावित हैं। अभी लगता है कि जो आने वाले हैं उनमें से जरूर आपके क्वेश्चंस लगेंगे। तो रोज हमारी लाइव क्लास में भी जुड़िए 5:30 बजे शाम को। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं इसी श्रृंखला में नाद। नाद हमारी टीजीटी का 3rd क्लास है और ये जरूरी नहीं केवल टीजीटी में ही आएगा बच्चों। याद रखिए 11-12 से हम नाद को पढ़ते आ रहे हैं। अब भी 11-12 क्लास में सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड सब में नाद को पूछा जाता है। तो 11-12 के विद्यार्थी भी नाद का पढ़ सकते हैं, नाद को समझ सकते हैं। इससे पहले श्रुति भी कराया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बीए के बच्चे भी नाद को पढ़ सकते हैं, उनके सिलेबस में भी नाद होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं नाद। नाद सबसे पहले जान लेते हैं नाद क्या है। नाद 2 अक्षरों से मिलकर के बना है, ना और दा। ना का अर्थ है नकार और दा का अर्थ है दकार। ठीक है, तो नाद किससे होकर के बना है? दकार का अर्थ है अग्नि और नकार का अर्थ है वायु। वायु और अग्नि के संयोग से नाद मिलकर के बना है। तो नाद किन किन अक्षरों से बनकर मिलकर के बना है? ना और दा। साधारण भाषा में अगर हम देखते हैं संगीत की भाषा में, तो नाद क्या है? एक प्रकार की ध्वनि है। नाद से तात्पर्य एक प्रकार की ध्वनि है। और हम साधारण भाषा में अगर जाएं, डिक्शनरी में खोजें, तो नाद क्या है? पशुओं को खाने का एक बर्तन होता था पहले प्राचीन में, कि जिसमें वो खाना खाते थे। लेकिन संगीत की भाषा में नाद क्या कहलाएगा? एक प्रकार की ध्वनि। तो ऐसी कोई भी ध्वनि, ऐसा कोई भी नाद जो कानों को सुनने में प्रिय लगे, मधुर लगे, संगीत उपयोगी हो, वो क्या कहलाता है? हमारा नाद कहलाता है। अब विभिन्न विद्वानों के मत आप समझ लीजिए कि विभिन्न विद्वानों ने अपनी पुस्तक में नाद के विषय में क्या क्या चीजें बताई हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, मतंकृत बृहददेशी ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है? ना नादेन बिना गीतम, ना नादेन बिना स्वरा, ना नादेन बिना ज्ञानम, ना नादेन बिना शिवा। यानी कि मतंग जी ने कहा है कि नाद के बिना न गीत की उत्पत्ति हो सकती है। नाद चूंकि ध्वनि है, और जब तक ध्वनि नहीं होगी तो गीत की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी? ना नादेन बिना स्वरा, ना नाद के बिना स्वर की उत्पत्ति हो सकती है, ना नाद के बिना आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और ना ही नाद के बिना आपको शिव की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इन सभी के लिए कहा गया है कि भगवान को मनाने के लिए भी संगीत का सहारा लें। तो संगीत सबसे अच्छा माध्यम बताया गया है। संगीत के माध्यम से जब हम भगवान की पूजा करते हैं या उनकी आरती करते हैं, तो भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं अन्य की अपेक्षा। ठीक है, तो नादेन के बिना, ध्वनि के बिना, संगीत की ध्वनि के बिना हमें मोक्ष प्राप्त भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार शारंगदेव ने अपने संगीत रत्नाकर में कहा है कि नकार है प्राणा नाभान, दकार मनल बिंदु है, जाते प्राश अग्नि संयोगत्यम, नादो भी धयते। यानी कि नकार प्राणवाचक उन्होंने बताया है और दकार बताया है अग्निवाचक, अर्थात जो वायु और अग्नि के योग से उत्पन्न होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है वायु और अग्नि के संयोग से, वो नाद बन जाती है। तो संगीत में आप समझ में आ गया कि नाद क्या है? नाद एक प्रकार की ध्वनि है, एक प्रकार की सांगीतिक ध्वनि। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि नाद क्या है, केवल इतना पूछ लिया जाता है। तो एक छोटे से वर्ड में आप क्या बताएंगे कि नाद संगीत उपयोगी ध्वनि या सांगीतिक ध्वनि, ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे। तो नाद समझ में आ गया, नाद की परिभाषा आपको क्लियर हुई कि नाद हमारा क्या होता है? एक सांगीतिक ध्वनि जो कानों को प्रिय लगे, सुनने में मधुर लगे, श्रोतागण जिसको सुनकर मन प्रसन्न हो जाए, ऐसी ध्वनि नाद कहलाती है। और नाद का साधारण भाषा में अर्थ ही है आवाज। ध्वनि यानी कि कोई भी आवाज। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं
बाद बच्चों जानते हैं नाद के प्रकार। आप सभी जानते होंगे नाद के कितने प्रकार हैं, सभी जानते होंगे। नाद के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। ठीक है, अब आहत नाद का जो सीधा संबंध है वो संगीत से है, लेकिन अनाहत नाद का संबंध संगीत से नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो भी हम टॉपिक करा चुके हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन रोज लाइव 5:30 बजे हम कराते हैं। तो बच्चों लाइव हमारी जरूर देखिएगा। ये आधा घंटे की हमारी लाइव होती है और आधा घंटे की मुश्किल से ये वीडियो होती है। अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा अपने देंगे तो आपका अलग ही एक मुकाम होगा, आप एक अच्छी जॉब पर होंगे। अगर रेगुलर आप 1 घंटा पढ़ते हैं हमारी क्लास से, तो मैं बता सकती हूँ आपको बिल्कुल निश्चित रूप से कि आपका जरूर ही सिलेक्शन होगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमारी पढ़ाए हुए क्लासेस से लग भी चुके हैं, पीसीटी बन चुके हैं, टीसीटी बन चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको समय देना पड़ेगा और फिर मेहनत और लगन के अनुसार आपको रोज पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, तो आपका फिर कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रकार हम नाद के जान लेते हैं। नाद के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं सभी जानते हैं। कई बार पूछा जाता है कि नाद के कितने प्रकार हैं, तो नाद के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 है आहत नाद। कौन सा नाद? आहत नाद। और नंबर 2 है अनाहत नाद। आहत नाद का सीधा संबंध आपका संगीत से है। आहत नाद क्या है? जो ध्वनि 2 वस्तुओं के पारस्परिक संघर्ष या रगड़ से पैदा होती है वह आहत नाद के अंतर्गत आती है। अब आहत नाद को भी इन्होंने अलग अलग तरह से बांटा हुआ है। जैसे कि हमारे जो अलग अलग प्रकार के वाद्य हैं, अगर हम किसी चीज पर आघात करें, चीज पर आघात करें और उससे बजाएं, तो वो किस प्रकार का वाद्य कहलाएगा? जैसे तबले पर हम आघात करते हैं और उसकी जो ध्वनि निकलती है वो आहत नाद के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार दूसरी प्रकार का आघात यानी कि फूंक द्वारा जो हम वाद्य बजाते हैं, जैसे कि बांसुरी है, आपका शंख है, ये सब क्या है? ये भी आहत नाद के अंतर्गत आएगी। ठीक है, और एक दूसरे के पारस्परिक संघर्ष या रगड़ से जो उत्पन्न होती है ध्वनि, जैसे कि हमारा चिमटा है, ठीक है, जो हमारे घन वाद्य में आ जाती हैं, तो वो सब हमारे क्या, वो भी आहत नाद के अंतर्गत आएगी। तो आहत नाद लिख लीजिए डेफिनेशन आहत नाद की। जो नाद 2 वस्तुओं के पारस्परिक संघर्ष या रगड़ से पैदा होता है वह आहत नाद कहलाता है। आहत नाद का सीधा संबंध किससे है बच्चों? किससे है? संगीत से है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत का कौन से नाद से संबंध है। ठीक है, तो आहत नाद का संबंध किससे है, या क्या ऐसा पूछ लिया जाता है? तो संगीत से आहत नाद का। ये 3 प्रकार से मैंने आपको बताया आहत नाद कि 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से कौन कौन से? नंबर 1, आहत नाद 3 प्रकार से उत्पन्न होता है, तो वो आहत नाद ही कहलाएगा। जब किसी एक वस्तु पर दूसरी वस्तु या हाथ द्वारा आघात किया जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका आहत नाद के अंतर्गत ही वो चीजें। श्रेणी इसकी 3 बांट दी है। हाथ द्वारा आघात यानी कि जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, तबले पर आघात। ठीक है, सेकंड, मैंने आपको ये चीजें बता दी है, लेकिन आप फिर भी लिख लीजिएगा। नोट्स आप बना लेते हैं तो आज से 10 साल बाद भी आप उसको पढ़ेंगे तो आपके पास सुरक्षित वो चीजें रहेंगी। हम कई बार रटी रटाई चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन लिखी हुई हमारे पास चीज रहती है, तो हम आज से 10 साल बाद अपने स्टूडेंट्स को भी उस चीज को पढ़ा सकते हैं। तो नोट्स आपको मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया बात रहती है। सेकंड, जब किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में, देखना उसमें आ रहा है, रगड़ कर
ध्वनि उत्पन्न की जाए, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न की जाए, नीचे का ध्वनि उत्पन्न की जाए, यानी कि वो भी आहत नाद के अंतर्गत आता है। जैसे आपको मैंने बताया झांझ, करताल, चिमटा, घंटा, इससे घड़ियाल, इस तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट जो घनवाद्य के अंतर्गत आते हैं वो भी आहत नाद की श्रेणी में ही बांटा गया उनका। थर्ड इसका है, जब किसी वस्तु में वायु प्रवेश करते हुए, वायु प्रवेश करती है, या जब किसी वस्तु को हम फूंक द्वारा बजाते हैं तो वो भी आहत नाद के अंतर्गत आता है, जैसे कि आपकी बांसुरी, ठीक है। अब फूंक वाले हमारे बहुत वाद्य हैं, जैसे कि आपका हारमोनियम भी है, वो भी फूंक हवा से ही बजता है। फूंक या फिर यहाँ पर वायु आ गया बीच में, तो फूंक या फिर हवा से बजने वाले वाद्य वो सब हमारे सुशील वाद्य की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों ये क्या है आपका आहत नाद। तो आहत नाद से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आप सभी टीजीटी के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ये ही मुख्य टॉपिक है आपके जो अधिकतर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कितने मिनट क्यों, नेक्स्ट बात करते हैं हम अनाहत नाद, ठीक है। मैंने आपको नाद के दो प्रकार बताए, तो अब हम आहत नाद का हम जान चुके हैं कि आहत नाद का सीधा संबंध संगीत से है, लेकिन अब हम जानेंगे अनाहत नाद के विषय में। तो अनाहत नाद की डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो नाद केवल ज्ञान से जाना जा सकता है, जो नाद केवल ज्ञान से जाना जा सकता है, यानी कि ऐसा नाद जो बिना संघर्ष के ही उत्पन्न हो जाए, जिसको उत्पन्न करने के लिए कोई हमारा पुश ना लगे, ठीक है, वो हमारी अनाहत नाद की श्रेणी में आता है। जैसे कि कई बार हम देखते हैं अपने कानों को अगर हम दोनों साइड से बंद कर लें, जोर से बंद कर लें, तो हमें एक साई साई की ध्वनि सुनाई देगी, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे वो भी अनाहत नाद की ही उपासना करते थे, जंगलों में बैठ जाते थे और भगवान की उपासना करते थे, तो उनका वो नाद कैसा था, वो अनाहत नाद की श्रेणी में रखना गया है। यह नाद संगीत उपयोगी नहीं है, ठीक है, संगीत का इससे कोई भी वास्ता नहीं है। तो ऑप्शन में अगर आए कि संगीत का इन नाद में से किससे संबंध है, तो आप केवल बताएंगे आहत नाद से। ओके बच्चों, इससे संबंधित क्वेश्चन मैं बार बार आप सभी को बोल रही हूँ, शाम को 5:30 बजे लाइव में आइए, और जितने भी आपकी परीक्षाएं हैं, चाहे वो टीजीटी है, एसटेट है, आपकी पीजीटी है, केवीएस है, DSSB है, क्योंकि मैं ये सभी परीक्षाएं दे चुकी हूँ और पास कर चुकी हूँ। एलटी ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हुआ था, DSSB पीजीटी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, केवीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ था बच्चों, टीजीटी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, टीजीटी पीजीटी अभी जो 2021 का हुआ उसमें भी मेरे दोनों की इंटरव्यू कॉल हुई थी, लेकिन इससे पहले मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया था, तो मैंने इसको कर लिया था। तो आप मुझे सभी का इनकी नॉलेज है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे अधिकतर टॉपिक वही होते हैं और उसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप सभी के लिए, चाहे आप पीएचडी एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे कहीं का भी आप एंट्रेंस दे रहे हो म्यूजिक में, आपको यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आप लगातार हमारी लाइव से जुड़िए रोज 5:30 PM, ठीक है। आप लाइव में जानेंगे किस तरह से क्वेश्चंस हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में बनते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइव क्लासेस और ये वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं अलग अलग टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों नाद की विशेषताएं, जो बार बार बहुत क्वेश्चन नाद की विशेषताओं से बनते हैं कि नाद की कौन सी विशेषताएं हैं, नाद की विशेषताओं के नाम बताइए, या उनको अलग अलग क्या क्या बोलते हैं वो आप जान लीजिए। तो नाद की कितनी विशेषताएं हैं, इनको हम बोल सकते हैं विशेषताएं भी इनको बोलते हैं, इनको लक्षण भी बोलते हैं। या तो आपको नाद के लक्षण पूछे जाएं, नाद के कितने लक्षण हैं, नाद की कितनी विशेषताएं हैं, या नाद के कितने गुण हैं। तो तीनों का आंसर आप क्या करेंगे, नाद की 3 विशेषताएं हैं, नाद के 3 लक्षण है, या नाद के 3 ही गुण है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से नाद की विशेषताएं या लक्षण हैं। नंबर 1 है तारता, ठीक है। नंबर 2 है तीव्रता,
और नंबर 3 है नाद की जाति। ठीक है बच्चों, तो तारता को और किस नाम से जाना जाता है? इसको नाद का ऊंचा नीचापन, नाद का ऊंचा नीचापन। अगर ये आए कि नाद का ऊंचा नीचापन क्या है तो भी आप बताएंगे ये नाद की विशेषताओं का एक पार्ट है, या पूछा जाए नाद की तारता क्या है तो भी आप यही बताएंगे। ठीक है, और इसको पिच भी बोलते हैं, पिच, PITCH, पिच। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम तीव्रता की। तीव्रता को क्या बोलते हैं बच्चों? नाद का छोटा बड़ापन, छोटा बड़ापन। ठीक है, चाहे नाद का छोटा बड़ापन पूछ लिया जाए, चाहे तीव्रता पूछ ली जाए, आपको आंसर एक ही करना है कि ये नाद की क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड बोला जाता है इसको, और इसको इंटेंसिटी भी बोला जाता है, इंटेंसिटी। कई बार ये पूछ लिया जाता है इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, या इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में ऑप्शन दे दिया जाता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रखना है। इसके बाद बोलते हैं हम नाद की जाति। नाद की जाति, इसको टिम्बर बोलते हैं। इस तरह से लिख दिया जाता है बच्चों, टिम्बर, इंग्लिश में ना लिख करके इस तरह से टिम्बर लिख दिया जाता है कि टिम्बर क्या है ना। इसी तरह इंटेंसिटी को भी इस तरह से लिख देंगे, मैग्नीट्यूड को, पिच को भी इस तरह से लिख देते हैं कि पिच क्या है। ठीक है, संगीत में पिच क्या है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। तो नाद का ऊंचा नीचापन, जैसे कि आप समझ ही रहे होंगे नाद के ऊंचे नीचेपन से कि इसमें क्या वो व्यक्त करना चाह रहा है। नाद यानी कि अभी आपको बताया मैंने, एक प्रकार की आवाज या ध्वनि। तो नाद का ऊंचा नीचापन क्या होता है? किसी भी ध्वनि का ऊंचा नीचापन। सा रे से ऊपर है या नीचे, वो किससे पता चलता है? हमें ध्वनि से ही पता चलता है बच्चों। तो एक बार छोटी सी हम एक उदाहरण के द्वारा तारता को समझ लेते हैं कि तारता क्या है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक ध्वनि संगीत में जो यूज की जाती है, हमारी सात सा रे गा मा पा धा नी, सारी ध्वनि एक अगर सा नीचे है तो रे ऊपर, रे नीचे है तो गा ऊपर, ऊपर ऊपर हम चढ़ते जाते हैं। इसी तरह से जैसे तारता में सा से ऊपर रे है और रे से नीचे सा है। तो जब एक नाद दूसरे नाद से ऊंचा होता है, जब एक नाद दूसरे नाद से ऊंचा होता है तो वो क्या कहलाता है? नाद का ऊंचापन। और जब एक ध्वनि दूसरे नाद से नीची होती है तो वो क्या कहलाती है? नाद का नीचापन, है ना। तो सा जो है वो रे से कहाँ है? नीचे है, तो वो नाद का नीचापन। और जो गा है वो रे से ऊपर है, तो वो क्या कहलाएगा? नाद का ऊंचापन। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो ये किस पर निर्भर करती है? ये आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है। एक सेकंड में नाद की आंदोलन संख्या जितनी अधिक होगी, नाद उतना ही ऊंचा होगा। ठीक है, आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है बच्चों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो टीजीटी में पूछे जाते हैं, हम नाद से भी संबंधित क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपको लाइव क्लास में कराएंगे। आप जरूर इसको करिएगा। अब इससे मैं आपको आंदोलन संख्या से भी मैं आपको दर्शा देती हूँ। हमारी जो आंदोलन संख्या है वो भी नाद पर ही निर्भर करती है। सभी स्वरों की आंदोलन संख्या निश्चित की गई है, जैसे कि सा की 240, रे की 270। इसी प्रकार सा की आंदोलन संख्या है 240, रे की क्या है? 270। तो 270 रे ऊंचा हो गया तो ये नाद का ऊंचापन कहलाया। अब रे से नीचे क्या है? सा 240, तो ये क्या कहलाया? नाद का नीचापन। इसी प्रकार एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि जैसे स्त्री और बच्चे चाहे धीमे बोले या चिल्लाकर बोले, उनकी आवाज का, ध्वनि का महीनपन नहीं जाता। उसी प्रकार पुरुष चाहे कितने ही ऊंचा बोले, लेकिन उनका भारीपन बना रहता है। तो जो पुरुष की आवाज होती है, कहने का मतलब है वो मोटापन लिए रहती है। तो संगीत की भाषा में जो महीन स्वर है उसको ऊंचा स्वर कहते हैं, और जो मोटापन है यानी कि
कैसा कैसा स्वर है, नीचा स्वर है, उसको हम नीचा स्वर कहेंगे। यानी कि जो हमारी जो संगीत की भाषा में महीन चीज है उसको हम बोलेंगे महीन स्वर है, उसको ऊंचा स्वर बोलेंगे। और जो मोटी आवाज है, पुरुष की जो मोटी आवाज है, उस स्वर को हम क्या बोलेंगे, नीचा स्वर। तो मुझे लगता है कि आपको आज समझ आ गया होगा नाद का ताता और यानी कि नाद का ऊंचा नीचापन। अब इसके बाद बात करते हैं हम तीव्रता की। तीव्रता की बात करते हैं, यानी कि नाद का छोटा बड़ापन। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी भी बोला जाता है। किसी भी नाद की हम आवाज को कैसे उसको बताएंगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, वो नाद की तीव्रता से ही हम बताएंगे। अगर कोई ध्वनि हम जोर से चिल्लाएं तो वो क्या होगी कि जोर से सुनाई देगी, लेकिन हम उसी ध्वनि को हम आहिस्ता से बोले तो वो आहिस्ता समझ में आएगी। कह सकते हैं कि यदि कोई आवाज आहिस्ता से पैदा की जाए तो उसे केवल नजदीक के लोग ही सुन सकेंगे, लेकिन अगर कोई हम आवाज को जोर से बोले, जोर से किसी को बुलाएं तो उसके दूर के लोग भी सुन सकेंगे। अब जो आहिस्ता से आवाज पैदा हो रही है या जोर से आवाज पैदा हो रही है, ये किससे पता चल रहा है, हमें नाद की तीव्रता से ही पता चल रहा है, नाद के छोटे बड़ेपन से ही पता पड़ रहा है। तो नाद का छोटा बड़ापन किस पे निर्भर करेगा, जब हम आवाज को धीरे या जोर से बोलेंगे। किसी भी आवाज को हम धीरे से बोलेंगे, किसी को बुलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, नाद का छोटापन। और जब हम तेज आवाज में बोलेंगे तो वो नाद का बड़ापन कहलाएगा। थर्ड है आपकी नाद की जाति। नाद की जाति या टिम्बर। नाद की जाति से ही हमें ये पता चलता है कि जो आवाज पैदा हो रही है वो किसी मनुष्य की है या फिर किसी वाद्य की। ठीक है बच्चों, ये सब नोट डाउन करते रहिए जो भी लाइन में बोल रही हूँ, कि जो भी आवाज पैदा हो रही है वो किसी मनुष्य की आवाज पैदा हो रही है या किसी वाद्य की। तो वो कैसे पता चलेगी, हमें कैसे पता चलेगी, सुनकर ही पता चलेगी ना। अब हमारे बराबर में हारमोनियम, अब देखो ये बहुत अच्छी आवाज है। ये अभी आपको पीछे आवाज सुनाई दे रही है, किसकी आवाज सुनाई दे रही है, आ रही है ना आवाज आपको, तो ये किसकी आवाज सुनाई दे रही है, ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दे रही है ना। तो ये इसी तरह किसी भी नाद की जाति को हम कैसे पता करेंगे कि पीछे से कौन सी आवाज सुनाई दे रही है, चाहे हमने वो देखी है या नहीं उससे मतलब नहीं है, सुन करके हम नाद की जाति पता कर लेंगे कि ये हारमोनियम बज रहा है, ये सितार बज रहा है, ये तानपुरा बज रहा है, तबला बज रहा है। तो नाद की जाति किस पर निर्भर करती है, आने वाली आवाज पर। ठीक है, या कोई लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है, ये सब हमें मनुष्य की आवाज का भी, किसी भी प्रकार की आवाज का, हिरन बोल रहा है, कोयल बोल रही है, नाद की जाति टिम्बर से ही पता चलती है। तो नाद से संबंधित क्वेश्चंस के लिए बच्चों हमारी लाइव क्लास में जुड़िए रोज 5:30 बजे। अभी हम टीजीटी की मुख्य तैयारी करा रहे हैं और उसके साथ साथ आप एसटेट, बिहार टेट, एमपी की जितनी भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं सभी में इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप लगातार हमारी लाइव से जुड़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें आपको कराई जा रही हैं। हमारी जितनी भी वीडियो है उनको शेयर करिए और अपने जो संगीत के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए। लगातार हम आपको रोज एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और लाइव भी ले रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेष कि आप सभी जल्दी से अपने जीवन में एक लक्ष्य हासिल करें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर कल।